बारिश में बेटी की शादी। नंदिनी की शादी होने वाली थी। वे अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि हर लड़की अक्सर अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने और बहुत सारे अरमान संजो के रखती है। ठीक उसी तरह से नंदिनी अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वे अपनी बहन मानसी के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ जाकर अपना फेशियल करवाती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर आ जाती हैं। तभी नंदिनी की माँ अपनी बेटी का ऐसा दमकता हुआ चेहरा और निखार देखकर कहती है, अरे नंदिनी बेटा, शादी में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। अब इस तरह से बाहर आना जाना बंद कर दे। कब कहाँ किसी की नजर तुझे लग जाए ना, कुछ नहीं पता होता। मैं तुझे काला टीका लगा देती हूँ। और हाँ, दामाद जी को भी समझा देना कि अब इस तरह से तुझे बहाने बना बना कर मिलने के लिए ना बुलाया करे। अरे माँ, मैं सच में ब्यूटी पार्लर गई थी। आपको क्या लगता है कि मैं पीयूष से मिलने गई थी? मुझ पर विश्वास ना हो तो मानसी से पूछ लो। मानसी भी मेरे साथ ही थी। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया कि तू अकेली गई थी, बस मजाक कर रही थी बेटा। और मैं इतना समझा रही हूँ कि बाहर आना जाना बंद कर दे। वैसे भी गर्मी का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है बहुत। कहीं धूप से मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए तुझे कुछ भी चाहिए तो मंगवा लेना और आराम से घर पर बैठ। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नंदिनी को बहुत जोर से भूख लगती है। वे किचन में खाना खाने के लिए जाती है। देखती है कि किचन में सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, इसलिए वे पतीले में ही खाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर नंदिनी की चाची आती है और चाची नंदिनी से कहती है, हे भगवान, ये क्या नंदिनी बिटिया, पतीले में कोई खाना खाता है क्या? और पतीले में खाना खाकर तो तूने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जो लड़की या लड़का पतीले में खाना खा लेता है ना, उसकी शादी में भयंकर बारिश आती है। और तू क्या चाहती है? क्या तेरी शादी में बारिश हो? क्या चाची, आप भी ना पुरानी बातें लेकर बैठी हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पतीले में खाना खा लो तो बारिश आना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता ना तो लोग अपनी मर्जी से बारिश को बुला लेते। बारिश तो भगवान की मर्जी से होती है। और वैसे भी आप चिंता मत करो, मेरी शादी में कोई बारिश नहीं आएगी। अरे तुम आजकल के बच्चे ना, हम बड़ों की बातों को सोशल मीडिया पर जो फनी फनी मीम्स होते हैं ना, उनकी तरह बना देते हो। अरे हमारी बात को इस तरह से इग्नोर करते हो जैसे उस बात का कोई मतलब ही ना हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग जो बात कहते हैं ना, वे हमेशा सही होता है। अब चाची आप बताओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। किचन में ना मैं गई, देखे सारे गंदे बर्तन पड़े हुए थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पतीले में ही खाना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया? तो बेटा एक बार हमें आवाज दे देती ना। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ उसे जाने दे, उसको तो बदल नहीं सकते। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नंदिनी के पिता मनोहर सिंह आते हैं। मनोहर सिंह अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। नंदिनी उनकी इकलौती बेटी थी और वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाए। मनोहर अपनी बेटी नंदिनी से कहते हैं, अरे बिटिया, एक बार ना हमारे साथ वेन्यू पर चल लो और देख लो कि कैसा डेकोरेशन करवाना है तुमको। पापा आपको तो पता है ना, हमें बैंकेट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आते। हमें ना फार्म हाउस में शादी करना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा खुला खुला एनवायरनमेंट मिलता है। ये होटल और बैंक्वेट ये सब कुछ बंद रहता है। हमें वैसा माहौल नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी शादी ना अच्छे अच्छे फोटोशूट हो और काफी ओपन एरिया हो, बहुत अच्छा वीडियो बनाए। मनोहर अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नंदिनी की हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती है। हर तरफ चहल पहल था, खुशियों का माहौल था। आपस में सभी लोग हंसी खुशी नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। इसी बीच अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर चाची नंदिनी से बोलती है, देखा नंदिनी बेटा, आज तेरी हल्दी और मेहंदी है और आज ही बारिश शुरू हो गई। कहा था ना कि पतीले में खाना मत खा। चाची हमें ब्लेम मत करो, हमें नहीं पता था ये सब होता है या नहीं होता है। और पतीले में खाना खाने से कुछ भी नहीं होता। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ से कनेक्ट कर रही हो आप। ऐसे ही थोड़ी देर बाद बारिश शांत हो जाती है। अब अगले दिन नंदिनी की शादी का दिन था। नंदिनी की शादी उसके मन मुताबिक फार्म हाउस में होने वाली थी। फार्म हाउस को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ऐसे ही बड़ी धूमधाम से पीयूष बारात लेकर नंदिनी के दरवाजे पर आता है। सभी लोग आपस में नाच गा रहे थे। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग बारिश में भीगने लगते हैं।
जिनमें से कुछ बाराती मुंह बनाकर बातचीत करते हुए कहते हैं, अरे ये कैसा स्वागत है हमारा। अरे इन लोगों को पता होना चाहिए कि बारिश का मौसम है, तो कम से कम होटल वगैरह तो बुक कर ले। फार्म हाउस में शादी करेंगे तो हम भीगेंगे ही ना। ऐसे ही कुछ रिश्तेदार आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी पीयूष को इस बारे में पता लग जाता है और पीयूष घोड़ी से उतरकर बारिश में नाचते हुए कहता है, वैसे ये सबसे अनोखी शादी होगी। हमारी शादी में बारिश होगी, क्योंकि बारिश भगवान हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए कर रहे हैं। हर चीज को नेगेटिव मत लो। और इतना मालूम है कि बारिश की वजह से नंदिनी की फैमिली ने जो भी इंतजाम किया था वो सब खराब हो गया। लेकिन आज दो लोगों का मिलन होना है और आज के दिन इस बारिश में दो परिवार एक बंधन में बंधने वाले हैं। तो किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इस खुशी को एंजॉय करो और बारिश में हम दोनों कपल को अपना आशीर्वाद दो, है ना। पीयूष की बातें सुनकर सभी का चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठता है और उसी बारिश में पीयूष और नंदिनी दोनों की जयमाला होती है और किसी तरह से हंसी खुशी दोनों की शादी बारिश में भीगते हुए संपन्न हो जाती है। शादी के अगले दिन सभी रिश्तेदारों को सर्दी जुकाम लग जाता है। नंदिनी विदाई के वक्त रो कम रही थी और छींक ज्यादा रही थी। ये सब देखकर पीयूष उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, अरे 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 अरे, अब रोते हुए कहीं तुम अपने रिश्तेदारों के कपड़ों में अपनी नाक मत लगा देना। तुम लड़कियों का ना यही होता है, रोते हुए ना तुम्हारी नाक निकलने लग जाती है, संभालो। तुम ना हर वक्त हंसी मजाक के मूड में ही रहते हो। यही तो जिंदगी है नंदिनी। रात बारिश में हर किसी का चेहरा उतर गया था, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि ये बारिश करना या करवाना किसी इंसान के हाथ में तो नहीं होता है ना, बल्कि ये तो कुदरती होता है। क्या पता भगवान भी हमारी शादी में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए उदास होने से कुछ नहीं होता है। अपनी प्रॉब्लम्स को भी एंजॉय करोगे ना तो हमेशा खुश रहोगे। समझी कुछ की नहीं समझी। इस तरह से नंदिनी की विदाई हो जाती है और वे अपने ससुराल चली जाती है। आशा एक गरीब औरत थी जिसने बड़ी ही मुश्किलों से अपने 5 बेटों की परवरिश करी थी, पर बड़े होने के बाद भी उसके 5 बेटे आलसी और निकम्मे थे जो कुछ नहीं करना चाहते थे। अभी भी आशा ही अपने 5 बेटों की देखभाल कर रही थी। ऐसे ही एक दिन आशा अपने 5 बेटों के साथ खाने के लिए बैठती है और अपने 5 बेटों से कहती है, बेटा आखिर तुम 5 कब तक आलसी बने रहोगे? अब तुम्हारी उम्र हो चली है, कहीं कोई काम क्यों नहीं देखते? गांव के सभी लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं 5 बेटों की माँ होकर भी मेहनत कर रही हूँ। माँ हम जानते हैं, कई बार हमने भी गांव वालों के ताने सुने हैं, पर हम आलसी या निठल्ले नहीं हैं। माँ हमने कुछ सोचा है, अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी आपको ताने नहीं देगा। हाँ माँ, हमने सोचा है कि हम अपने गांव के उस पहाड़ी पर जाएंगे जहाँ वो ऋषि मुनि रहते हैं। आपने सुना होगा उस तपस्वी ऋषि मुनि के बारे में। हम उन्हीं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनसे विद्या प्राप्त कर सकें। पर बेटा वे पहाड़ी तो बहुत ऊपर है, आज तक उस पहाड़ी पर कोई नहीं पहुँच पाया और ना ही उस ऋषि से मिल पाया। तुम उसी से ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? इसलिए मेरी मानो, जय श्री ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने का आइडिया छोड़ दो और कोई मेहनत जाकर कर लो। माँ हमने सोच लिया है, और तुम तो जानती हो ना, हम 5 भाई जो फैसला कर लेते हैं उसे हम फिर किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। आशा अपने 5 बेटे की दृढ़ निश्चय के आगे कुछ नहीं कह पाती और बहुत जल्द आशा के 5 बेटे पहाड़ी की चढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों तक 5 भाई लगातार चलते हैं और आखिरकार वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां ऋषि मुनि तप कर रहे होते हैं। ओम होम जूम सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमोक्ष्य मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूम, ओम स्वः भुवः भू, ओम सः जूम ओम ओम। भाई हम 5 भाई पहुंच चुके हैं। वो देखो ऋषि मुनि वहां पर तप कर रहे हैं। हमें यहीं बैठकर उनके तप खत्म होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब 5 भाई बाहर बैठकर ऋषि मुनि के तप पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब ऋषि मुनि तप करके उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी कुटिया के बाहर वह 5 भाई बैठे हैं। उन 5 का ये धैर्य देखकर ऋषि मुनि बहुत खुश होते हैं और वो उन 5 को अपनी कुटिया में बुलाते हैं।
तुम पांचों कौन हो? तुम्हारे इस धैर्य से और दृढ़ निश्चित संकल्प से मैं अति प्रसन्न हुआ। आओ मेरी कुटिया में आओ और बताओ कि तुम पांचों इतनी मेहनत करके यहाँ तक क्यों आए हो। पांचों भाई कुटिया के अंदर जाते हैं, जहां वो ऋषि मुनि के सामने नीचे धरती पर घुटनों पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋषि मुनि से कहते हैं, बाबा, हम पांचों भाई बहुत गरीब हैं। हमारी माँ ने शुरू से ही मेहनत करी है। हम पांचों भाई ने उन्हें मेहनत करते देखा है और हमारी माँ नहीं चाहती कि हम मेहनत करें, पर वो चाहती है कि हम काम करें। तो इसमें खराबी क्या है? हर माँ चाहती है कि उनका बेटा कामयाब बने। तुम पांचों भाई काम क्यों नहीं कर रहे? बाबा, बात यह नहीं है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते या काम नहीं करना चाहते। बात यह है कि गरीबी की वजह से हमें काम पर लगाए और मैं नहीं चाहता कि हम उनकी तरह मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करते हुए ही हमारे पिता की जान गई थी। इसलिए हम यहाँ पर आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं ताकि भविष्य में कुछ कर सके। बच्चों, कोई भी ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। अगर तुम्हें सच में ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें 1 महीने तक मेरी कुटिया में रहना होगा और जो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है बाबा, बस हमें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। अब चारों भाई उस ऋषि मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी कुटिया में रहते हैं और दिन रात उसकी सेवा करते हैं। कोई भाई ऋषि के पैर दबाता, तो कोई उसके लिए जंगलों से फल तोड़ कर लाता, तो कोई ऋषि मुनि के लिए खाना बनाता। यह देखकर ऋषि मुनि उन पांचों भाइयों की मेहनत से खुश हो जाते हैं और उन पांचों को ज्ञान प्राप्ति के साथ जादू भी सिखाते हैं। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान के साथ कुछ जादुई शक्तियां भी दूंगा और उनका इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। कैसी शक्तियां बाबा? पवन, तुम्हें तुम्हारे नाम की तरह शक्ति मिलेगी। तुम हवा में उड़ पाओगे, तुम हवा का रुख बदल पाओगे और तुम नील पानी को अपने काबू में कर सकते हो। संभव तुम घंटों तक अपनी सांस भी रोक सकते हो और अंगद, तुम आग पर काबू पा सकते हो। तुम्हें आग कभी नहीं जला पाएगी और पुनीत, तुम बिजली पर काबू पा सकोगे। तो बाबा, इन शक्तियों को पाने के लिए हमें क्या करना होगा और ये शक्तियां हमें कैसे मिलेंगी? तुम्हें ये शक्तियां मिल चुकी हैं और तुम काबू करना भी सीख गए हो। बस तुम्हें इस शक्ति का ज्ञान नहीं था, इसलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सके। पर अब तुम्हें अपनी शक्तियों का अनुभव हो चुका है। बस शक्तियों का इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऋषि मुनि उन सबको उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं और उनके इस्तेमाल के बारे में भी। शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद पांचों भाई गांव में जाते हैं और नील नदी में जाकर सुनहरी मोतियां ले आते हैं। वहीं अंगद मेले में आग का करतब दिखाता है, जिसमें उन दोनों भाई की काफी कमाई होती है। पर 3 भाई अभी भी बेरोजगार थे और जब इस बारे में आशा को पता चलता है तो आशा अपने पांचों बेटों से कहती है, बेटा, मैं तुम पांचों को हमेशा निकम्मा समझती रही, पर तुम पांचों ने बहुत मेहनत करी है। अगर तुम पांचों एक हो जाओ तो तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकते हो। इन शक्तियों से तुम पैसे भी कमा सकते हो और सहायक लोगों की सहायता भी कर सकते हो। पर माँ, ये सब कैसे संभव है? हम 5 अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। नील तो नदी से सुनहरी मोतियां निकालकर उन्हें बेच देता है और अंगद भी करतब दिखाता है। सर्कस में उसे काम मिल चुका है। हम तीनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम पांचों ऐसा कर सकते हो। अगर इंसान की 5 उंगलियां एक साथ जमा हो जाती है तो वह मुट्ठी बनती है। उसी तरह से तुम पांचों को जमा होना होगा और अपना काम शुरू करना होगा। तुम 5 अपना अपना करतब दिखाना। मुझे पूरा भरोसा है हम एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। पांचों भाई आशा की बात समझ जाते हैं और अगले दिन अपना खुद का एक सर्कस खोलते हैं, जहां एक भाई हवा में उड़कर लोगों को एंटरटेन करता है, तो वहीं दूसरा भाई एक बड़े से पानी के टैंक के अंदर बैठकर अपनी सांस को रोक लेता है, तो वहीं तीसरा भाई लोगों को मरकर दिखाता है और सबसे छोटा भाई बिजली से लोगों को खेल दिखाता है। यह देखकर गांव के सभी लोगों को बहुत मजा आता है और वे खूब तालियां बजाते हैं और पैसों की बारिश करते हैं। इस तरह से पांचों भाई की मेहनत रंग लाती है और उनकी ज्ञान की प्राप्ति के साथ उन्हें कुछ जादुई शक्तियां भी मिलती है। इसके बारे में वह 5 भाई कभी किसी को कुछ पता नहीं चलने देते।